हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग परावर्तन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की थी। ठीक है, प्रकाश से निकलने वाली, प्रकाश चूँकि एक किरण बना के आती है, किरणों का समूह होता है, किरणपुंज कहते हैं। उसमें अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज के बारे में जान चुके थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम कौन कौन से होंगे, है ना, वो कौन सा नियम होगा उसके बारे में जानेंगे। वैसे आप लोगों को बहुत अच्छा पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर लौट जाती है, उस प्रोसेस को, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, परावर्तन केवल एक ही माध्यम में होगा। ठीक है, परावर्तन दो माध्यम में नहीं होता है, एक ही माध्यम में होगा। जैसे देखो एक वस्तु, हाँ, वस्तु भी किस प्रकार का होना चाहिए परावर्तन होने के लिए? अपारदर्शक वस्तु होनी चाहिए। पारदर्शक होगा तो फिर परावर्तन नहीं होगा, बल्कि वो अगले माध्यम में, दूसरे माध्यम में चला जाएगा। अपवर्तन मतलब आने वाली किरणें दूसरे माध्यम में जाने वाली किरणें, एक माध्यम अंदर में दूसरा माध्यम, तो फिर ये परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन ये होगा अपवर्तन, जो पारदर्शी वस्तु में होता है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु ले लो, जैसे ये अपारदर्शी वस्तु है, ये वाले जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, तो ऑब्वियसली जब प्रकाश आर पार नहीं हो सकी तो वो लौट जाएगा। अब लौटने का अर्थ ये हुआ कि वो सतह क्या लौटाने वाली सतह है प्रकाश को? क्या अपारदर्शी वस्तु में जो सतह प्रकाश को लौटा रही है, क्या वो सतह सबसे अच्छा परावर्तक है? डिपेंड करता है। अब कुछ वस्तु ऐसे भी होते हैं जिसपे प्रकाश आई लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो परावर्तित नहीं हो पाएगा। किसी किसी में ऐसा नहीं होता है ना। कोई वस्तु में ऐसा होगा कि प्रकाश आती है लेकिन परावर्तित नहीं होती है। कुछ सतह ऐसी होती है जिसमें प्रकाश आपतित हुई, अपरावर्तित भी उतनी हुई। कुछ सतह ऐसी हुई जिसमें प्रकाश आई लेकिन प्रकाश का कुछ अंश, कुछ भाग ही लौट गया, कुछ भाग को अपने अंदर समा लिया। तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि अपारदर्शी वस्तु कैसा है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु के बारे में जानते पहले। सबसे अच्छा अपारदर्शी वस्तु में सबसे अच्छा अगर परावर्तक सतह है तो वो है दर्पण। दर्पण में जितना प्रकाश जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में लौट जाती है। अगर हम दीवार की बात करेंगे तो प्रकाश आपतित तो होगी लेकिन कुछ भाग ही परावर्तित होगी, लौटेगी। सारे की सारे प्रकाश जितना आपतित हुई है वो सारी की सारी प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। दर्पण में ऐसा होता है कि प्रकाश आई और परावर्तित हो गई, परावर्तित में सारे के सारे भाग क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या क्या नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक हमने दर्पण ले लिया, एक सबसे अच्छा परावर्तक सतह। दर्पण को कुछ इस तरह से दिखाएंगे, वैसे आने वाले क्लास में, आने वाले टॉपिक में समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, दर्पण ले लिया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दर्पण के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है दर्पण। ठीक है, अभी फिलहाल जानो कि दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। आने वाली किरणें, आपतित किरण, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में बना लेता हूं। ये हो गया दर्पण, सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो प्रकाश की कुल मात्रा को रिफ्लेक्ट कर देगा, लौटा देगा, परावर्तित कर देगा। आपतित किरण, वो दिखने में लौटने वाली किरण, ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित हुई है वो बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु। ठीक है, वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, किसी सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
इस लंब का नाम क्या होगा? अभिलंब। क्या नाम होगा इसका? अभिलंब नाम होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें थोड़ा तिरछी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी सीधी किरणें आती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हाँ, तो डिस्कशन ये जान कर रहे थे हम लोग कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होगा, एक ही समतल में होगा। वैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला पॉइंट, पहला नियम, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होंगे। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण के साथ अभिलंब जितना कोण बनाकर आई है उतना ही कोण बनाकर लौट जाएगी। मतलब आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब आपतन कोण हो गया, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच परावर्तन कोण हो गया। और दोनों कोण समान होगा, जितना कोण बनाकर प्रकाश आती है उतना ही कोण बनाकर लौट जाती है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार ये एक प्रकार का क्या है, परावर्तन का नियम है। तो दूसरा नियम यही होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल में देख सकते हो आप, दर्पण हो गया, ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण हो गया, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। क्या ये परावर्तन के नियम को पालन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपतित किरण है 45, परावर्तित किरण कितना है 30 डिग्री। दर्पण लिया हमने, समतल दर्पण, एक किरणें आई, आपतन बिंदु, क्या ये परावर्तन के नियम को पालन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें से केवल किरणें आपतित हो रही, परावर्तित नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ दर्पण है। ठीक है, क्या इसमें परावर्तन का नियम लागू होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोनों में किरणें आ ही रही है, लेकिन लौट कहाँ रही है? इसमें भी नहीं होगा, बल्कि इस टाइप के आकृति में होगा, चाहे वो नीचे से आपतित हो या ऊपर से आपतित हो। जैसे आप देखो, यहाँ से आपतित हुई, परावर्तित ऐसे हो गई। सपोज ये 40 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आता है पेपर में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो परावर्तन के बारे में लिखना है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर, किसी सतह पर पड़कर लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ कर लिखना है, अपने ही शब्दों में, अपने ही भाषा का प्रयोग करके लिखना है, तो वो बेहतर होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं, वो है दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? ठीक है, मतलब मिरर क्या होगा, दर्पण किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश का अधिकांश परावर्तन होगा, अधिकांश परावर्तन। ऐसी सतह जहां से प्रकाश का अधिकांश परावर्तन होगा, वो दर्पण कहलाएगा। जैसे किरणें आई, आपतित हुई, फिर परावर्तित हुई,
किरणें आपतित हुई, आपतित हुई, अधिकांश परावर्तन, आपतन, अधिकांश परावर्तन। तो ये सारे के सारे वस्तु क्या होंगे, दर्पण कहलाएंगे। ठीक है, दर्पण ऐसे ही होता है कि प्रकाश का अधिकांश परावर्तन कर देगा, उसे दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल है। वह सतह जहां से प्रकाश का अधिकांश परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। तो ये सब हो गया दर्पण। अब देखो दर्पण में क्या होता है कि कांच की पट्टी होती है। दर्पण बनाने का तरीका ये होता है कि एक कांच की पट्टी होती है। ठीक है, ये कांच की एक पट्टी हो गई। शीशे जो आर पार दिखते हैं, पारदर्शी पदार्थ जो आर पार दिखेगा, इसके ऊपर से या नीचे से किसी एक साइड से क्या करते हैं, एक लेप चढ़ा देते हैं। एक लेप चढ़ा दिया गया इस पर। ठीक है, एक लेप चढ़ा दिया गया। ये लेप जो चढ़ाया गया है वो सिल्वर का रेज कह सकते हैं, सिल्वर का लेप चढ़ाया गया है। इसको रजित किया गया, सिल्वर से रजित किया गया है। उसके बाद जो सूखने के बाद क्या करते हैं कि पीछे से फिर से गाढ़े रंग का एक लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पीछे से क्या हो गया, गाढ़े रंग का लेप हो गया। ठीक है, पीछे से गाढ़े रंग का लेप हो जाएगा। तो कांच की पट्टी के पीछे साइड से क्या करते हैं, सिल्वर से हम रजित करते हैं, सिल्वर को पिघलाकर। उसके बाद क्या करते हैं, सूखने के बाद फिर से पीछे से गाढ़े रंग का लेप चढ़ा देते हैं। तो जो कांच प्रकाश को आर पार करने देता था, ऐसा करने के बाद अब वो प्रकाश आर पार नहीं होगा, मतलब प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, बल्कि वो लौट जाएगा। अब वो बन जाएगा दर्पण। तो वो दर्पण कुछ इस तरह से हम लोग सिंबल में दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से पेंट किया हुआ पीछे साइड दिखाएंगे। ये बैक साइड में है, ये क्या होगा, अपरावर्तक सतह। इस साइड में क्या हो गया आपका, परावर्तक सतह। ठीक है, तो दर्पण का सिंबल है ये वाला अपरावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वो अपरावर्तक, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा मतलब आई प्रकाश लौट गई, वो परावर्तक सतह कहलाएगा। अब दर्पण के प्रकार देखते हैं कि दर्पण कौन से प्रकार होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक दर्पण हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा होगा गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण कैसा होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, वो समतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण का अर्थ ये होगा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल हो, कह सकते हैं किसी खोखले गोले का एक भाग हो, नहीं किसी कोई गोलीय होगा। ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल होती है वो क्या होगा, गोलीय दर्पण। अब इसको दो जगह डिवाइड करके क्या कर दिया जाता है कि एक को बाहर से पेंट कर दिया जाता है, मतलब सिल्वर का पेंट चढ़ा देते हैं,
फिर सूखने के बाद फिर गाढ़े रंग का पेंट चढ़ा देते हैं। एक को बैक साइड से पीछे से, एक को अंदर से पेंट करते हैं, एक को बाहर से। तो एक को यदि बाहर से पेंट किया जाए तो वो दर्पण जो बनेगा, गोली दर्पण का भाग, वो होगा अवतल दर्पण। एक को अंदर से पेंट करने पर जो परावर्तक सतह उभरा दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा, वो होगा क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से दो बात समझ में आई कि दर्पण दो प्रकार का, समतल जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, दूसरा क्या होगा, गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होती है। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार का, इस अगर बाहर से रंजित करते हैं तो अवतल दर्पण, अंदर से करते हैं तो उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होगा, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, है ना। तो आज हम लोग कर लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, ये पहला पॉइंट था। गोली दर्पण दो भाग, एक समतल जिसको कहेंगे, समतल को कहेंगे प्लेन मिरर। ये क्या होगा, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। बात समझ में आ गई कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, वो क्या होगा, समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखो, ये होगा आपका समतल दर्पण। ठीक है, अब क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसे, वो देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यहां पे एक नया शब्द लिखा हुआ, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सवाल यह है कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, कोई वस्तु है, इससे आने वाली किरणें, वैसे वो अलग बात है कि ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, इससे प्रकाश नहीं आएगी, लेकिन हमें अब प्रकाश जैसे इस पर पड़ी तो परावर्तन के बाद इसी पर ना आएगी, तो ये मान के चलना है कि किरणें इससे आ रही है। तो इस वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण पे परावर्तित होती है, समांतर किरणें। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिस बिंदु पर किरणें आपस में मिलेगा, तो वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पे एक वस्तु ले लिया हमने, इससे आने वाली किरणें, सपोज यहाँ पर ये दोनों किरणें मिल गया, दो किरणें यहाँ मिला तो ये बन गया प्रतिबिंब। सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा, ऐसा भी हो सकता है।
सामने बन सकता है, पीछे भी बन सकता है, दो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो ये हो गया समतल दर्पण। हमने वस्तु लिया कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर वस्तु लिया, इससे आने वाली समांतर किरणें ऑब्वियसली लंबवत आपतित हो रही है, तो लौटेगी भी क्या, क्योंकि ये एक तरह का दर्पण है, तो पूरा का पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देगा, लौटा देगा वापस इसी रास्ते से जैसे आया था, जैसे आया था वैसे ही लौटा देगा। इस वस्तु से दूसरी किरणें मान लेते हैं यहाँ जा रही है, ऑब्वियसली ये लौटेगा तो ऐसे लौटेगा, एक किरणें ये जा रही है, दूसरी किरणें ये जा रही है, क्या दोनों किरणें आपस में मिलेगी? कहता है कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या ये दोनों किरणें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये बन गया प्रतिबिंब। ऐसा लगेगा नेत्र को कि किरणें यहाँ से वो मिल आती हुई प्रतीत हो रही है, बल्कि वो एरो इस साइड होना चाहिए। नेत्र यहाँ से नेत्र आंख देखेगा तो लगेगा किरणें वहाँ से आ रही है। तो आप देख सकते हो कि जितना साइज का वस्तु है, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया, ये हो गया मुख अक्ष, ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बना। चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, तो अब वस्तु तो बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब तो बन गया, वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा वो बताना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बना है तो वो आभासी या काल्पनिक कहलाएगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट, आभासी हमेशा सीधा बनता है, वस्तु भी सीधा है, देखो तो इसका प्रतिबिंब भी क्या है, सीधा ही बना है ना, सीधा प्रतिबिंब बना। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, ठीक है, समान आकार का बना। इसका जो आकार है मतलब कह सकते हैं समान आकार का बना। तो ये था प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अब इसी प्रकृति के आधार पर लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बता। विशेषताएं, समतल दर्पण का विशेषता क्या क्या होगा, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, और आभासी हमेशा सीधा बना। देखो वस्तु में एरो ऊपर है तो प्रतिबिंब भी एरो ऊपर बना। इस दर्पण द्वारा हमेशा, इसमें भी लिख सकते हैं हमेशा, चूंकि हमेशा आभासी बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। घरेलू उपयोग में जो दर्पण होता है, जैसे हम लोग के घरों में दर्पण है, वो तो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण होता है ना। याद होगा ना कि अगर देखते हैं कि दर्पण में जाके सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जैसा एक और अंदर में एक वस्तु हमारी जैसा एक और दिखाई देगा।
तो हम भी जैसा दिख रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है ना। दर्पण के पीछे जो दिखता है अंदर में वो क्या है, प्रतिबिंब। और वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। हमें वो सीधा बनता है, सर ऊपर है तो अंदर में भी सर ऊपर होगा, पीछे है तो पीछे रहेगा। हाँ, सपोज यहाँ दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे दर्पण से हम पीछे गए वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या हो गया, पीछे जाएगा। मतलब जितना दूरी पे हम रहेंगे उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। देख सकते हो कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की दूरी बराबर होती है। इस दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, बराबर होती है। ठीक है। आकार देखो, जितना वस्तु का आकार, ये जिन बीच में लाइन डाल रखा है वो है एक प्रधान अक्ष। डिटेल में बताएंगे, गोली दर्पण पढ़ाना है तो उस गोली दर्पण में पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है। ये एक प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में जितनी दूरी पर वस्तु रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बना। वस्तु का आकार देखते हैं, जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है। ठीक है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। ठीक है। तो ये सारे विशेषताएं होगी। अच्छा, दर्पण गोलीय है, अगर दर्पण गोलीय है तो इसका गोल भाग, इसमें एक पॉइंट समझा देता हूं, मैं लिख लेता हूं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, वो अनंत हो जाएगा। ठीक है। इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5 को जो है उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लिंक होता है अगले टॉपिक से, मतलब गोलीय दर्पण से लिंक होगा। अगर वो समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में आएगा। इसलिए इस पॉइंट को नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। ठीक है। आवर्धन, एक और पॉइंट है आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन 1 के बराबर होगा। वो क्यों होगा, वो भी आने वाला कमिंग टॉपिक्स में होंगे। ठीक है।